नमस्कार, आप देख रहे हैं पार प्रभात और मैं हूं आपके साथ दिशा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और करेंगे बड़ी खबर का बड़ी जानकारी इस वक्त की जो सामने आ रही है वो आपको बता दें। हिमाचल कांग्रेस की आज दूसरे दिन भी बैठकें जारी रहेंगी। हिमाचल प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल पार्टी कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं से फीडबैक लेंगी। साथ ही बता दें कि कांग्रेस विधायक और 2022 के विधानसभा चुनाव के पार्टी प्रत्याशी इस बैठक में शामिल होंगे। सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन प्रमुखों के साथ नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल मीटिंग करने वाली है। फीडबैक के बाद कांग्रेस हाईकमान को इसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। रजनी पाटिल दोपहर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर है, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल 3 दिवसीय प्रवास पर हिमाचल प्रदेश पहुंची हैं और सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ लगातार बैठकें कर रही हैं। फीडबैक दिया जा रहा है कांग्रेस के संगठन के गठन को लेकर। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर शिमला में बैठक आयोजित की गई। बैठक में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने सीएम, डिप्टी सीएम और मंत्रियों की नब्ज टटोली। कई वरिष्ठ नेताओं ने अपना पक्ष रखा, तो वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रजनी पाटिल से बैठक के बाद कहा है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की कार्यकारिणी छोटी होनी चाहिए, बड़ी कार्यकारिणी की जरूरत नहीं है। मेरा तो ये विचार है कि 400 पदाधिकारी से छोटी कार्यकारिणी के जो पदाधिकारी है, जनरल सेक्रेटरी है, वाइस प्रेसिडेंट है और जो भी कार्यकारिणी के सदस्य ज्वाइंट सेक्रेटरी बने वो लिमिटेड हो, छोटे हो, ताकि वो अपने कार्य प्रणाली को स्वरूप दे सके। पिछली जो कार्यकारिणी थी उसमें 50 तो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बन गए थे और जितने भी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है और उसमें ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में सभी एमएलओ के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनेंगे। वो तो मुझे पता है कि इनको मैं उसकी लिस्ट दूंगा और जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के माननीय प्रतिभा सिंह जी से चर्चा करने के बाद रजनी पाटिल जी को हम लिस्ट देंगे, उसके बाद हम वो करेंगे। और मेरा ये मानना है कि निश्चित तौर पर हमारी कार्यकारिणी जल्दी ही बनेगी और फिर उसके बाद हमारे जो कार्यक्रम है वो चलेंगे। और बढ़ेंगे खबरों में आगे। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट के बीच सुक्खू सरकार के पास अपनी योजनाओं को चलाने के लिए पैसे नहीं है। इसी के चलते अब सरकार ने प्रदेश के बड़े मंदिरों से पैसा मांगा है। सरकार की तरफ से इस संबंध में हिमाचल प्रदेश सरकार के अंडर आने वाले मंदिरों को पत्र लिखा है और 2 योजनाओं के लिए पैसे देने का आग्रह किया है। हालांकि मंदिरों से पैसा मांगने पर अब सुक्खू सरकार घिर गई है। बीजेपी ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। राज्य सरकार ने बीते 2 सालों के दौरान इन 2 स्कीमों को शुरू किया है। कांग्रेस सरकार के ऐसा करने पर घमासान छिड़ गया है। एक तरफ सनातन का विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ देखिए परिस्थिति ऐसी है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार ने हाल ही में एक फैसला लिया है कि सरकार के पास पैसे नहीं है। सरकार के एक विभाग के सेक्रेटरी डिप्टी कमिश्नर को चिट्ठी लिखते हैं कि मंदिरों और ट्रस्ट में जो पैसा है, जो सरकारी नियंत्रण में हिमाचल प्रदेश में लगभग 36 टोटल मंदिर हैं, उन मंदिरों और ट्रस्ट में जो पैसा है उस पैसे को सरकार के खजाने में जमा कर दें, ताकि हिमाचल प्रदेश की 2 योजना, एक सुखाश्रय योजना और सुख शिक्षा योजना, ये 2 योजनाओं को चलाने के लिए हम उस पैसे को खर्च कर सकें। मैं समझता हूं ये बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। कभी भी किसी भी सरकार ने मंदिर और ट्रस्ट का पैसा लेकर के सरकार की योजनाओं के लिए खर्च नहीं किया है। जब भी पैसा अगर मंदिर ट्रस्ट से अगर लिया गया है तो कोई आपदा आ गई, जैसे कोविड का दौर था, जैसे बाढ़ बरसात के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लोगों की जिंदगी चले गई, उस वक्त मदद करने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में मदद अगर मंदिरों और ट्रस्ट से ली जाती वो समझ में आती है। सीएम रिलीफ फंड में गरीब लोगों के इलाज के लिए, गरीब लोगों की मदद करने के लिए पैसा लिया जाता है, वो समझ में आती है। लेकिन सरकार की बजटेड योजनाओं को चलाने के लिए मंदिर ट्रस्ट से पैसा लेने के लिए
आदेश ही नहीं करना, आदेश के अलावा बार बार फॉलो अप किया जा रहा है कि जल्दी पैसा भेजो, जितना भी पैसा है भेजो। ये मैं समझता हूं कि हैरान करने वाला फैसला है। देखिए, बड़ी साफ सी बात है, जिन मंदिरों का आपने जिक्र किया है ये ट्रस्ट हैं सारे और गवर्नमेंट के अंदर ये चल रहे हैं, और उसमें जो चढ़ावा मंदिरों में आता है उस फंड को प्रॉपर यूटिलाइजेशन से समाज के लिए और प्रदेश के लिए यूज़ करने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार ने ये फैसला लिया है कि उन सभी पैसों को किसी योजना के साथ, फ्लैगशिप योजना के साथ हम यूज़ करेंगे तो उसका समाज को और प्रदेश को फ़ायदा होगा। अगर हम जैसे पहले भी होता रहा वो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में दे देते हैं या दूसरे फंड में दे के, तो ये एक योजना सरकार ने बनाई कि इन सब पैसों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, किसी फ्लैगशिप प्रोग्राम को हम आगे बढ़ा सकें। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी पहल सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की है, और इसका बीजेपी को विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि ये मैं ये समझता हूँ कि दूसरे राज्यों को भी इससे सीख लेनी चाहिए कि जो पैसा मिसयूज होता है या अच्छा प्रयोग उपयोग नहीं हो रहा था उसको हम अगर योजनाओं में डालेंगे तो उसका मैं समझता हूँ अच्छे परिणाम इसके आएंगे। नहीं, जयराम जी बिल्कुल आजकल जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं पिछले दिनों से बिल्कुल भटके हुए हैं। क्या दबाव है? ये एक अच्छी योजना है, इसका बल्कि विपक्ष में होने का मतलब ये नहीं कि आप हर बात का विरोध करें, उनको ऐसी योजनाओं में सहयोग करना चाहिए। ये अपने लिए क्या किया, किसी पार्टी ने अपने लिए किया या सरकार ने किया, ये प्रदेश हित में है। ये फैसले हैं जिसमें विपक्ष को भी सहयोग करना चाहिए और इस तरह की बयानबाजी करके एक अच्छी योजना को खराब करने का काम नहीं करना चाहिए। अन्य विकास कार्यों के लिए इन मंदिरों के धन का उपयोग ये कदापि और हिंदू समाज और सनातन संस्कृति के हित में नहीं है, और जो हमारे सनातन के अन्य कार्य हैं उनके लिए वो धनराशि उपयोग में यदि नहीं आएगी तो मंदिरों का रखरखाव और व्यवस्थाएं कमजोर पड़ जाएंगी। इसीलिए नियमावली बनाई है और हमारा आग्रह मुख्यमंत्री जी से कि मंदिरों की राशि केवल और केवल हमारे और सनातन के धार्मिक अनुष्ठानों, कार्यक्रमों और मंदिरों के विकास रखरखाव में ही व्यय हो, गौशालाओं के लिए हो और कर्मकांडी पुजारी जो संत लोग हैं उनकी व्यवस्था में ही वो व्यय होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि ये कोई नई बात नहीं है। मंदिरों में जो चढ़त आती है और उनका सदुपयोग जो है उसका उपयोग मंदिर के निर्माण कार्य में और अन्य जो जनहित के कार्य हैं उनके लिए किया जाता है। तो ये रूटीन प्रैक्टिस रही है, पूर्व में सरकारें रही वो उनके द्वारा भी जो है इस तरह की प्रक्रिया जो है वो लाते रहे हैं। लेकिन आज इस बात का इशू बनाना और इस बात को जो है हाईलाइट करना, इस बात के बारे में चर्चा करना और इस बात को लेकर झूठी बयानबाजी करना, मैं समझता हूं कि ये एक निंदनीय है। और यदि हमारे विपक्ष के नेता जो हैं उनके पास कोई प्रमाण है, यदि उनके पास कोई ऐसी नोटिफिकेशन है तो वो जग जाहिर करें, वो दिखाएं, जनता के समक्ष लाएं उस बात को। आप कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन नहीं हुई है। मैं ये कह रहा हूं कि ये एक रूटीन प्रैक्टिस है और ये कोई नई बात नहीं है। कि आप ये बताएं कि पिछले 5 वर्ष में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और आप मुख्यमंत्री थे, तो क्या आपके समय में मंदिरों की जो पैसा जो है उसका उपयोग नहीं होता था? आप किन कार्यों के लिए आपने उपयोग किया, तो उसको भी तो बताएं आप। के लिए सुख आश्रय बनाया गया कि इन बच्चों को हम अच्छी तरह से एजुकेट करेंगे, इन बच्चों को अच्छा खान पान देंगे, अच्छा पहरावा देंगे, ताकि ये ऐसा ना महसूस करे कि हम अनाथ हैं। तो इस मकसद से हम चाहते हैं, मंदिरों की बात ही नहीं है, हम चाहते हैं कि लोग इसमें जो अफोर्ड कर सकते हैं इसमें आगे बढ़ चढ़ कर दान दें और अच्छे कार्य के लिए अपना योगदान अवश्य दें, ये मेरा मानना है। अब बीजेपी क्या कह रही है ये मुझे ज्ञान नहीं है कि क्यों इस तरीके से इन्होंने तोड़ मरोड़ के ये बात आगे पब्लिक में रखी है, जबकि सच्चाई सब जानते हैं कि अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो वो आगे बढ़कर इन बच्चों की मदद करे, चाहे वो टेम्पल्स हों या और भी ऑर्गेनाइजेशंस जो वेल ऑफ है, बिजनेस लोग हैं और अच्छा अपना फाइनेंशियली अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी आगे बढ़कर इसमें दान कर सकते हैं। जो बीजेपी की स्टेटमेंट है इसको आप नकारती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज टोटली रॉन्ग। और ऐसा बोलना
कि ये सरकार ने एटीएम बना रखा है और नॉनसेंस, दे टॉक इररेलेवेंट थिंग्स विच इज नॉट ट्रू। दे शुड सी कि किस कॉज के लिए मांगा जा रहा है। अनाथ बच्चों के लिए आप भी आगे बढ़कर आओ। मैं बीजेपी के लोगों से भी आह्वान करती हूँ कि आप भी अच्छे कॉज के लिए इन बच्चों को इनका भविष्य सुधारने के लिए हम सब पार्टी से ऊपर उठकर इन लोगों की मदद करें। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेता विपक्ष जयराम ठाकुर को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि जयराम ठाकुर के मीडिया सलाहकार सुबह अखबार पढ़ते हैं और उसके बाद बिना सोचे समझे प्रेस रिलीज जारी करते हैं। सरकार ने सुखाश्रय योजना के लिए मंदिरों से कोई पैसा नहीं लिया है। सुखाश्रय योजना के लिए सरकार ने अलग बजट रखा है। सरकार ने उपायुक्त को एडमिशन की फीस जमा करवाने के आदेश दिए हैं ताकि बच्ची का दाखिला रद्द ना हो। जयराम ठाकुर जी ने जो प्रेस स्टेटमेंट देने के लिए आदमी रखा है वो सुबह अखबार पढ़ता और प्रेस स्टेटमेंट भी देता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के लिए सरकार की तरफ से बजट रखा गया है। कोई मंदिरों का पैसा उसमें देने की बात नहीं की गई है। होता क्या है कि किसी बच्ची की फीस जमा करवानी है, अगर उसने मेडिकल कॉलेज में आना तो उसके कागज की फॉर्मेलिटी शिमला आती है। हमने डीसी को ऑथराइज कर दिया कि आप उसकी बर्थडे की फीस को जमा करवा दीजिए ताकि 24 घंटे में उसकी एडमिशन कैंसिल ना हो। ऐसी कोई चीज नहीं है। हमारा बजट है और बजटेड स्कीम है और एक कानून के द्वारा दी गई बजटेड स्कीम है। तो जो अच्छी योजनाएं हैं उसमें जयराम ठाकुर जी को भी योगदान करना चाहिए। बढ़ेंगे आगे। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू सहित कई हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है और बारिश के चलते जगह जगह लैंडस्लाइड और जल भराव की खबरें आ रही हैं। कुल्लू में बारिश से नुकसान भी हुआ, तो वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा है कि लाहौल स्पीति और कुल्लू सहित कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हो रही है और इसको लेकर लगातार डीसी से फीडबैक भी लिया जा रहा है। तो खबर शिमला से आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार हो रही बर्फबारी और बारिश के कारण काफी समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। नदी नाले उफान पर है और इसी की वजह से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोगों से अपील की है कि नदी नालों से दूर रहे और दूरी बनाकर रखें। और चलिए इसी बीच आ रही एक बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर। शिमला में एक टूरिस्ट की जिंदा जलने से मौत। हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर, होटल के कमरे में आग लगने से हादसा हुआ है और महाराष्ट्र के कोरेगांव से रितेश पुडाले से इस नाम से मृतक की पहचान हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। दोस्तों के साथ युवक महाराष्ट्र से शिमला घूमने आया था और शिमला के कच्ची घाटी के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ। आग की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन शिमला का एक टूरिस्ट जिंदा जलकर मौत। होटल के कमरे में अचानक से आग लगी और ये दर्दनाक हादसा हुआ। महाराष्ट्र के कोरेगांव से रितेश पुडाले नाम से इस मृतक युवक की पहचान हुई है। अचानक से कमरे में आग लगी और महाराष्ट्र के रहने वाला ये युवक आग में जिंदा जल गया। दोस्तों के साथ ये युवक हिमाचल प्रदेश घूमने आया था और शिमला के कच्ची घाटी के पास स्थित होटल में यह हादसा हुआ है। और रॉबिन शर्मा हमारे संवाददाता शिमला से फोन लाइन पर जुड़ गए और भी ज्यादा जानकारी देंगे। रॉबिन, क्या है ये पूरा मामला? बिल्कुल तीक्षा, देखिए बीते रात करीब 11 बजे की ये घटना है। हिमाचल प्रदेश के राजधानी शिमला के एक समीप कच्ची घाटी इलाके में रामा B&B एक होटल है, यहाँ पर जो 3 युवक हैं महाराष्ट्र से ये आए थे और इसमें जो एक व्यक्ति की जिंदा जलने से मौत हो गई है। करीब देर रात करीब 11 बजे इस होटल के कमरे में किन्हीं कारणों से आग लगी। हालांकि अभी तक आग के जो कारण है वो साफ नहीं हुए हैं, लेकिन देर रात यहाँ पर आग लगी जिसमें ये 3 युवक उस समय कमरे में थे। हालांकि जो 2 युवक हैं वो भागने में कामयाब हुए, लेकिन रितेश वो कमरे से नहीं भाग पाया, जिसके बाद उस
युवक की वहीं पर जिंदा जलने से जो है मौत हो गई है। हालांकि पुलिस ने जो शव है उसको अपने कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। देर रात यहाँ पर दमकल विभाग की टीमें पहुंची और आग पर काबू पाया गया, पुलिस की टीम पहुंची, जिसके बाद अभी जो पूरा मामला है वो तफ्तीश में है और जो पुलिस है वो जांच कर रही है कि आखिर किन कारणों से ये जो है आग लग पाई। जो दो और दोस्त बताए जा रहे हैं साथ में, वो भी कल वहीं पे थे। उनकी ओर से जो अब तक बयान सामने आया है, पुलिस को जो उन्होंने जानकारी दी उसके मुताबिक कल रात यहाँ पर आग लग गई थी, जिसके बाद ये जो दो दोस्त हैं ये बाहर भागने में कामयाब हुए, लेकिन आग जिस तरह से बढ़ी तो रितेश जो है जिस व्यक्ति जिसमें जान चली गई वो बाहर भागने में सफल नहीं हो पाया, जिसके बाद दर्दनाक हादसा पेश आया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रॉबिन जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर है, शिमला घूमने आए कई दोस्तों के साथ ये युवक घूमने आया था, जिंदा जलने से इस युवक की मौत हो गई है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। होटल के कमरे में अचानक से आग लगी। जो दोस्त मृतक युवक के साथ थे वो इस दौरान भागने में सफल रहे, लेकिन मृतक युवक रितेश भाग नहीं पाया और जिंदा जलने से युवक की मौत हो गई। और वहीं आपको बता दें कि कुल्लू के अखाड़ा बाजार में भारी बारिश के चलते लोगों के घरों और होटलों में पानी घुस गया है। नाले में बाढ़ की वजह से कई गाड़ियां मलबे में दब गई हैं। प्रदेश में जगह जगह सड़कों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं। भारी बारिश के बाद मंडी में पंडोर डैम का जलाशय पानी से भर गया है। तो वहीं चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर आज सुबह लैंडस्लाइड की चपेट में एक प्राइवेट बस आ गई। पहाड़ी गिरने के बाद बस पलट गई और सड़क किनारे लगी दीवार पर जाकर रुकी। तो वहीं किन्नौर में यांगपा के पास ग्लेशियर गिरने से सेब के बगीचे इसकी चपेट में आ गए। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भारी बारिश के चलते सैलाब जैसा नजारा देखने को मिला। अचानक आई मूसलाधार बारिश से इलाके के कई घरों में पानी घुस गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण सड़कों पर पानी ही पानी बह रहा है। छोटे बड़े नाले सभी उफान पर हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि सड़कों पर बह रहे बारिश के पानी और मलबे के बीच कई गाड़ियां फंस गई हैं। भारी बारिश के कारण बने बाढ़ जैसे हालात में लोगों को अपने घरों में कैद कर लिया है। आलम यह है कि निचले इलाकों में रह रहे लोगों को अपना घर छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर आश्रय लेना पड़ा। घरों में पानी घुसने और गलियों में बह रहे पानी के कारण लोगों की जरूरत के सामान भी बह गए हैं। 9:15 बजे करीब जो है यहाँ से पानी आना शुरू हो गया है इस नाले से। इस रास्ते से पूरा सेशन हाउस का जो है डंगे डंगे चले गए और नीचे जो ये मेरे घर की तरफ रास्ता बना हुआ है नीचे की तरफ, इसमें पानी आना शुरू हो गया। तो हमने नीचे से गाड़ी वगैरह ऊपर निकाली और अपने कमरे खाली करना शुरू कर दिए थे। तो 9:15 9:30 बजे के करीब जो है पूरा नाला डाइवर्ट हो गया सेशन हाउस की वजह से। नाले में पानी कम था और यहाँ से ज्यादा था। सब लोग नीचे वाले मोहल्ले के घर से बाहर निकल चुके हैं और सारे अपने सबके कमरों में पानी आ चुका है। नीचे जितने भी 5-6 घर हैं जो प्रभावित हुए हैं तो उनमें सब में पानी आ चुका है। तो कईयों के जूते बह गए हैं, कईयों के कुछ है, कीचड़ है, मलबा है, अब सारा साफ करना पड़ेगा। यहाँ हमने 2 बार PWD को फोन करके जेसीबी मंगाई माहौल से, लेकिन माहौल वाले जेसीबी ने देखा तो यहाँ पर नाले के हालात जो बड़ी खराब थी। नाला भरा हुआ है। ये गाड़ियां देखो यहाँ पर सड़क के किनारे पूरी डूब चुकी है। 3 गाड़ियां यहाँ फंसी हुई है, 3 व्हीलर है, दुकानें हैं, पूरा मलबे से धरे हुए हैं। और बार बार बेचारे PWD के लोगों से रिक्वेस्ट करके ये थोड़ा सा पानी डाइवर्ट किया, खुद अपने आप लगे हुआ करके। अभी तक बारिश के तो 48 घंटे हो चुके हैं, अभी और भी संभावना है बारिश की। तो बारिश लगी हुई है, बारिश बंद तो हुई नहीं है अभी तक। पर हम तो प्रशासन से ये मांग करेंगे कि ये जो नाले हैं इनको अच्छी तरह से ठीक किया जाए और ये जो रास्ते हैं इनमें नालियों का प्रबंध कोई नहीं है। जो वेस्ट वाटर जो आता है वो सारा यहाँ से नीचे की तरफ ही आता है। हम बार बार प्रभावित होते हैं इसमें, कई सालों से लड़ रहे हैं इस दिन को। PWD के साथ भी किया, IPH के साथ भी किया, तो अभी तक इनको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से नालियाँ बनानी है और कहाँ से चैम्बर बनने हैं इनके। आज ये नाला है, इससे जो है मेरे घर के नीचे काफी मिट्टी नीचे लैंडस्लाइड हो चुका है, काफी नुकसान है। बीते 24 घंटों में पूरे प्रदेश में ही बारिश के साथ साथ जो हमारे
हाई रीचेज वहाँ पे बर्फबारी दर्ज की गई है। इसमें देखिए जो मैदानी और मध्यवर्ती क्षेत्र है यहाँ पे मॉडरेट बारिश दर्ज की गई है और कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स में हैवी बारिश भी दर्ज की गई। और जो अगर आंकड़ों की बात करें तो देखिए सीओ बाग में सबसे अधिक वेरी हैवी रेनफॉल आई थी 116 mm के आसपास। वहीं भुंतर, बंजार, जोगिंदरनगर, पालमपुर, चंबा यहाँ पे भी हैवी रेनफॉल दर्ज की गई थी बीते 24 घंटों में। जो सबसे अधिकतम स्नोफॉल थी वो कुल्लू में दर्ज की गई थी 120 सेंटीमीटर। उसके उपरांत देखिए किलोंग, कल्पा में भी अराउंड 50 सेंटीमीटर के आसपास स्नोफॉल दर्ज की गई बीते 24 घंटों में। आगामी देखिए मौसम की बात करें तो आज 28 तारीख को देखिए पूरे प्रदेश में ही बारिश और जो ऊपरी क्षेत्र है वहाँ पे बर्फबारी होने की संभावना है। इसी दौरान अगर अलर्ट्स की बात करें तो इसमें स्पेशली डिस्ट्रिक्ट देखिए लाहौल स्पीति, किन्नौर है, कुल्लू मंडी है, चंबा और शिमला है। यहाँ पे देखिए हाई रीचेज में हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल भी हो सकती है और साथ में हैवी बारिश भी हो सकती है इसी दौरान। फिर कल ये जो एक्टिविटी है आज देर रात तक जारी रहने की संभावना है। फिर कल अर्ली मॉर्निंग मतलब 1 मार्च की मॉर्निंग से वेदर में थोड़ी कमी मतलब काफ़ी कमी आएगी और 1 और 2 मार्च को केवल जो हमारे मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट हैं और जो हाई डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे केवल 1-2 स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी हो सकती है। फिर 2 तारीख की देर रात से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रदेश को फिर से एक इफेक्ट करेगा और इसका इफेक्ट है 3 तारीख को देखने को मिलेगा। और 3 तारीख को जो अनुमान है कि जो हमारे मैदानी और जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे बारिश होने की संभावना है लाइट टू मॉडरेट और जो हाई रीचेज है वहाँ पे बर्फबारी भी हो सकती है।